हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स ध्यान में आपका बहुत वेलकम है। होपफुली आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फॉर्मूला डिस्कशन सीरीज का आज दूसरा लेक्चर लेकर आया हूँ और यह लेक्चर होगा लॉज ऑफ मोशन के फॉर्मूला पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही कंसेप्चुअल, खासकर जेई और नीट वालों के लिए तो ब्रह्मास्त्र होगा। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब आप फॉर्मूला को देखो तो आधा अधूरा मत देखो, कंप्लीट लेक्चर देखो, क्योंकि एक कड़ी के बाद दूसरी कड़ी जुड़ी होती है, कंसेप्ट की कड़ी। बीच में छोड़ देने से कंसेप्ट डगमगा जाएगा, जिस मकसद से आप देखना चाहते हो वो मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए एक तो वीडियो पूरा देखो, ध्यान से देखो, बार बार रिपीट करके देखो। मेरी कोशिश की गई है कि बिल्कुल कम से कम टाइम लेकर पूरा लॉज ऑफ मोशन के फॉर्मूले को एक जगह बेहतर तरीका से आपको समझाया जाए। फॉर्मूला समझने से फायदा ये होता है कि न्यूमेरिकल के ट्विस्ट को समझने में मदद मिलता है। मैं बार बार कहता हूं कि फॉर्मूला समझने की चीज है, डिस्कशन की चीज है, रटने की चीज नहीं है। एक बात जरूर मैं कहूंगा कि अगर देखने के बाद, समझने के बाद आपको लगता हो कि मेरी ये कोशिश बहुत बेहतर है, मुझे और बेहतर कोशिश करने के लिए मुझे भी मोटिवेशन चाहिए, इसलिए आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है। इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, जरूर करिए, जरूर करिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है आपका, शुरुआत करते हैं फोर्स की डेफिनेशन से। फोर्स की डेफिनेशन अपने अपने तरीका से लोग देते हैं, लेकिन बहुत छोटा सा, बहुत ही काम का, गागर में सागर वाली बात, छोटी सी लाइन में, ए पुश और पुल दैट वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स ऑन अनदर। बस हो गया डेफिनेशन। ए पुश और पुल, धक्का देना या खींचना, वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स ऑन अनदर, वही तो फोर्स होता है। बाकी डेफिनेशन आप बनाते रहो, लेकिन सबका मेन मकसद है इसी लाइन को कहना। फोर्स इन नेचर। अब नेचर में बहुत टाइप के फोर्सेज होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फोर्सेज है वो यहां पर दिया हुआ है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्सेस। ये फोर्सेस इन नेचर फंडामेंटल फोर्सेस है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब हम आते हैं इस पेज पे, टाइप्स ऑफ फोर्सेस ऑन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। माइक्रोस्कोपिक, बड़ा सा, माइक्रो नहीं, माइक्रो। देखो, फील्ड फोर्सेस और रेंज फोर्सेस, ये क्या होता है जरा ध्यान से देखो। दीज आर द फोर्सेस इन विच कंटेक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज नॉट नेसेसरी। ये देखो, फील्ड फोर्सेस और रेंज फोर्सेस। अभी तक तो आपको ये लगता होगा नहीं, हम एक दूसरे को टच करेंगे तभी मानेगा, धक्का देंगे मतलब दो बॉडी टच में होंगे तभी माना जाएगा कि नहीं फोर्स लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए, फील्ड फोर्सेज और रेंज फोर्सेज में, दीज आर द फोर्सेज इन विच कंटैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि वो कंटेक्ट में हो। एग्जाम्पल के तौर पर, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अब दूसरे में आ जाइए, कंटैक्ट फोर्सेज की बात, जिसको जनरली लोग समझते हैं फोर्सेज एग्जिस्ट ड्यूरिंग कंटैक्ट। इसमें होता है नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फिर अटैचमेंट टू अनदर बॉडी, जैसे रस्सी से बांध कर कोई चीज को खींचते हैं तो उसमें टेंशन होता है, उस रस्सी में टेंशन इन स्ट्रिंग। और स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग को खींचते हो तो एफ इक्वल टू की एक्स जो फोर्स लगता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है और एक्स एक्सटेंशन होता है। तो ये हो गया अटैचमेंट टू अनदर बॉडी। ठीक है, अब पेज नंबर 3 पर हम आते हैं। पेज नंबर 3, इसमें देखो, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं,
सब कोई जानता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है, लेकिन मुझे भी अपने तरीका से मैंने कोशिश किया है कि इसको कहा जाए। तो एवरीबॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन a straight line unless compelled by an external unbalanced force to change that state. ठीक है, एवरीबॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, रेस्ट पर हो या यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा हो कोई भी बॉडी, एक स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स से उसको मूव कराने की या उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश न किया जाए, एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जब तक कोशिश न किया जाए। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। फोर्स लगेगा तभी उसमें कोई चेंज होगा। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच body opposes the change of its state. Inertia of a body is measured by mass of the body. बताइए आपको, inertia is the property of the body due to which body opposes the change of its state. Inertia of a body is measured by mass of the body. और inertia proportional to mass. जितना हैवी मास होगा उतनी ही ज्यादा उसको अपने जगह को उसके उसके पोजीशन को चेंज करना मुश्किल होगा। मतलब ज्यादा मास तो ज्यादा इनर्शिया, कम मास तो कम इनर्शिया। मतलब मास हैवी है तो मुश्किल है उसको इधर उधर करना, ऐसे आप समझ सकते हैं इसको। तो ये किसी भी बॉडी की ये प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया, जो कि पोजीशन को चेंज करने का अपोज करता है, अपोज द चेंज ऑफ इट्स स्टेट। ओके, अब फोर्थ पेज में हम आते हैं। पेज नंबर 4, न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ फोर्स अप्लाई करने से लेकर मोमेंटम को रिलेट करने वाला होता है। मतलब फोर्स जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए वेक्टर फॉर्म में इसको लिखा गया है। इसका आप स्केलर फॉर्म में भी लिख सकते हो, ये वेक्टर वाला हटाकर। F इजकल टू dp बाई dt। P लीनियर मोमेंटम होता है, जिसको हम नॉर्मल तौर पर मोमेंटम भी कह देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो P इजकल टू mv हमने पुट किया। m और v अगर मान लेते हैं m और v दोनों का प्रोडक्ट है, कुछ टाइम के लिए मान लेते हैं m भी वेरिएबल है v भी वेरिएबल है। हालांकि जनरली m कांस्टेंट में ही क्वेश्चन होता है, वेरिएबल मास सिस्टम में m को हम वेरी मानते हैं। तो यहाँ डिफरेंशिएशन जो किया गया है दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो डिफरेंशिएशन दो फंक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट मेथड का यूज किया गया है। फर्स्ट m इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ m। अब कांस्टेंट जहां पर मास होगा वहां dm बाई dt जीरो होगा, जनरली इसी का यूज हम लोग करते हैं। तो m dv बाई dt बचेगा, तो इसलिए f इजकल टू m है, यहाँ पर हो जाएगा। मतलब कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम या प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज द सेम एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ये हो गया न्यूटन का सेकेंड लॉ। अब पेज नंबर 5 में आते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में whenever a particle A exerts a force on another particle B, B simultaneously exerts a force on A with the same magnitude in opposite direction. एक्शन रिएक्शन वाला भी फोर्स कहा जाता है। जितना फोर्स से दो बॉडी एक दूसरे को टच करेगा वो भी उतना ही फोर्स से पुश करेगा। दो बॉडी आपस में कांटेक्ट होना इसमें जरूरी है। देखो, फोर्स ऑन ए बाई बी इज इक्वल टू फोर्स ऑन बी बाई ए, लेकिन अपोजिट साइन होगा। बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं ईच एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो भी कहा जाता है, कहना भी चाहिए, आप भी कहिए, लेकिन थोड़ा सा उसको हम दूसरे तरीका से हमने इसको लिखा है। स्प्रिंग फोर्स अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, ये क्या होता है? ये देखो, नेचुरल लेंथ स्प्रिंग का ये है, अगर फोर्स F लगाकर एक्स एक्सटेंशन आप इसमें क्रिएट कर रहे हो
तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में F इक्वल टू के एक्स होगा, ठीक है, और के स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। स्प्रिंग फोर्स इज नॉन इम्पल्सिव इन नेचर, ये बहुत काम का चीज है। नॉन इम्पल्सिव का मतलब हो गया कि जैसे आप खींचोगे तुरंत पूरा खिंचा नहीं जाएगा, या जैसे छोड़ोगे तुरंत तुरंत नहीं आ जाएगा अपनी इनिशियल पोजीशन में, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आता है। इम्पल्सिव नहीं होता, इम्पल्सिव मतलब तुरंत जल्दीबाजी में। आराम से एक्सटेंशन होता है और छोड़ने के बाद आराम से अपने पोजीशन में आता है। इसलिए स्प्रिंग फोर्स को नॉन इम्पल्सिव इन नेचर कहा जाता है और है भी, ठीक है। तो ये हमारा स्प्रिंग फोर्स के बारे में भी, हुक्स लॉ के बारे में भी हो गया। हुक्स लॉ ये कहता है ना कि फोर्स जो एक्सटेंशन एक्सटर्नल जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन, और यह इलास्टिक लिमिट के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो बात यहाँ पर हो गई न्यूटन स्प्रिंग फोर्स के बारे में भी। अब हम आते हैं 6, पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 पर मोशन ऑफ बॉडीज इन कंटैक्ट। दो बॉडीज जब मोशन में होते हैं, मोशन ऑफ बॉडीज इन कंटैक्ट, दो बॉडी कंटैक्ट में होते हैं और उसके मोशन के बारे में। जैसे यहाँ पर M1 M2 दो बॉडी कंटैक्ट में है और इधर से एक फोर्स F लगाया जा रहा है, तो कॉमन एक्सेलरेशन ए से जाएगा, तो फोर्स F इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू ए, F इक्वल टू MM, ये होगा। When two bodies of masses M1 and M2 are kept on the frictionless surface, ये surface frictionless है, and a force F is applied on one body, then the force with which one body presses the other at the point of contact is called force of contact. These two bodies will move with the same acceleration A. अब देखो एक दूसरे पर कैसे फोर्स लगाते हैं अभी पता चलेगा आपको। इसको थोड़ा सा आगे और एक्सप्लेन हम करते हैं। पेज नंबर 7, ये देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया गया है, दोनों फोर्सेस। इफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय M2 और M1, जैसे ये इसको जितना फोर्स है, इसको F1 फोर्स से इधर ये पुश कर रहा है, तो ये भी उतना ही फोर्स से इधर पुश करेगा। फ्री बॉडी डायग्राम में एक बॉडी पर कितने फोर्स लग रहा है वो दिखाया जाता है। तो यहाँ पर देखो M2 के लिए केवल ये F1 फोर्स है जो इस पर लग रहा है, F1 इक्वल टू M2 इंटू एक्सलेशन है, एक्सलेशन तो दोनों का कॉमन होगा। और उसी तरह M1 के लिए दो फोर्सेज है, देखो यहाँ पर F इधर से लग रहा है, F1 ये लग रहा है, तो F माइनस F1 ये नेट फोर्स होगा M1 इंटू ए, ठीक है। तो ये हमें समझना होगा। दो बॉडी जब कांटेक्ट में हो तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। पुली सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ए सिंगल फिक्स्ड पुली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ओनली एंड इन जनरल assume to be massless and frictionless। जनरल पुली के बारे में जब हम लोग क्वेश्चन पुली के करते हैं, जब तक कुछ कहा नहीं जाए तो पुली को मासलेस और फ्रिक्शनलेस लेकर के चलते हैं। जब तक कुछ कहा नहीं जाए तो सिंगल फिक्स्ड पुली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ओनली। पुली का एक सिंगल पुली है, एक इधर से फोर्स लगेगा, एक इधर से फोर्स लगेगा। सिंगल पुली आगे आपको पता चल जाएगा, और आप जरा सोचो भी एक सिंगल पुली कैसे फोर्स के डायरेक्शन को चेंज करता है। टेंशन होता है उसमें, सिंगल पुली टेंशन कैसे लगता है। अगर टेंशन लगेगा किसी बॉडी पर, पुली से होता हुआ अगर कोई स्ट्रिंग आता है तो कैसे खींचता है, नीचे कोई मास एम लटकता है तो कैसे खींचता है, उसको भी हम नेक्स्ट पेज में दिखाते हैं आपको। 8, सिंगल पुली अकेले फोर्स के डायरेक्शन को चेंज करता है। अब यहाँ पर ये देखो सम केसेस ऑफ पुली, ये हो गया सबसे सिंपलेस्ट केस होता है। मान लो कि M1 M2 दो मासेज है और यहाँ पर M1 को ग्रेटर देन M2 लिया गया है। M1 को M1 नीचे आएगा, ये एक्सलेशन से उतना ही एक्सलेशन से ये जाएगा। अगर फ्रिक्शनलेस और मासलेस है ये पुली, रस्सी एक ही है तो टेंशन इसमें सेम होगा, ठीक है। अगर ये मैसिव होता, मास होता, तब टेंशन अलग अलग होता है, लेकिन टेंशन स्ट्रिंग एक ही है, ये मासलेस है पुली, फ्रिक्शनलेस है, इसलिए टेंशन एक होगा। अब M1 के मोशन के बारे में अगर हम कंसिडर करें तो M1G माइनस टी इक्वल टू M1A, और M2 के बारे में करें तो T माइनस M2G इक्वल टू M2 इंटू ए। दोनों को ऐड करो, एक्सलेशन आ जाएगा।
और ए की वैल्यू किसी एक में पुट करो, टेंशन आ जाएगा। सच पूछो तो एक बात देख रहे हो, ये M1 माइनस M2G क्या है, ए इक्वल टू ये आपका ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा। M1 माइनस M2G ड्राइविंग फोर्स बाई टोटल मास, ये हो गया आपका। और टी क्या हुआ, 2M1 M2 E2G बाई M1 प्लस M2। ठीक है, तो इक्वेशन निकल गया। इस केस को देखो, इस केस में अकेला ये टेंशन है, ये इसमें जो टेंशन है टी, इसमें भी इसको इधर खींच रहा है टेंशन टी, ये नीचे की तरफ आएगा, तो जाहिर सी बात है इसका हो जाएगा, अकेले टेंशन खींच रहा है इसको, टी इक्वल टू M1 E2 है, और M2 ये नीचे आ रहा है, M2G माइनस टी इक्वल टू M2। फिर इन दोनों को सॉल्व करके और एक्सेलरेशन और टेंशन निकाल सकते हैं दोनों केस में। एक बात जरूर है जानना यहाँ पर कि यहाँ पर ये देखो क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन एट द सस्पेंशन ऑफ द पुली। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट इज द रिएक्शन एट द सस्पेंशन ऑफ द पुली। यहाँ पर रिएक्शन का मतलब टी और टी दोनों फोर्स का जो नेट फोर्स है, टेंशन टी प्लस टेंशन टी, दैट इज आर इक्वल टू 2T। तो नेट रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन आर इक्वल टू 2T। कभी कभी ये भी पूछा जाता है। ठीक है, अब आ जाइए 9 पे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। जनरली एक सिंपल तरीका से कहा जाए तो जो बॉडी स्टेशनरी होता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो बॉडी स्टेशनरी होता है वो इनर्शियल फ्रेम में आ जाता है। नॉन इनर्शियल में आता है जो एक्सलरेटेड होता है। ऐसे सोचना चाहिए। अब इसी को थोड़ा देखो कैसे समझाया गया है। दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें क्या होता है, रेफरेंस फ्रेम विच इज either at rest or in uniform motion along the straight line. A non-accelerating frame of reference is called an inertial frame of reference. Non-accelerating, जो accelerate नहीं कर रहा हो, या तो रुका हुआ हो और नहीं तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा हो, उस हालत में भी एक्सेलेरेशन नहीं होगा, रुका होगा तभी नहीं होगा। तो इसमें क्या है, नॉन एक्सेलेरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, जहां पर आप हो, जैसे ये जगह है, ये रुका हुआ है या यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा हो, तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, मतलब नॉन एक्सेलेटिंग है, इसलिए इसको हम कहेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहां से बैठकर भी हम ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। और कोई एक्सेलेशन सिस्टम है जिसके पास एक्सेलेशन है, वह आएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, एन एक्सेलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब ऑब्जर्वर जिस जगह पे खड़ा होकर के देखता है, ऑब्जर्व करता है और देखता है जहां खड़ा है वही एक्सकलेट कर रहा है, तो वह नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। इसलिए कहा जाएगा एन एक्सकलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, एक्सकलरेटिंग होना चाहिए, उसमें अगर ऑब्जर्वर खड़ा होकर देखता है तो वो नॉन इनर्शियल होगा। और जब एक्सलेशन न हो तब उसमें अगर ऑब्जर्वर उस सिस्टम में खड़ा होकर के ऑब्जर्व करता है तो वह इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ये बातें क्लियर है, इसको देख लेना चाहिए आपको कई बार। ठीक है, आप इसको पढ़ भी लो ध्यान से, कई बार वीडियो को देखते रहना। देखो ये जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं ना, ये पूरा कंसेप्ट आप जो है कई बार फॉर्मूले का कंसेप्ट चैप्टर वाइज जो मैं बीच बीच में बनाते रहता हूँ, और आप बस ध्यान दीजिए अच्छा से। आप लोगों से मोटिवेशन मिलता है, मुझे मोटिवेट करते रहिए मुझे आप, फॉर्मूला बनाते रहूंगा। और चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जरूर करिएगा, चैप्टर वाइज डीपीपी भी करिए, PYQS करिए, जो भी आपको इसमें से कंफर्टेबल लगे, जहां से मिले वहां से करिए। ठीक है, हमारे फिजिक्स ध्यानम का जो ऐप है उसको डाउनलोड करिए, उसमें भी सब कुछ दिया हुआ है, बहुत बढ़िया चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, डीपीपी, ये सब मिलेगा आपको, PYQS सब मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, वो है पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 पर आता है, सूडो फोर्स के बारे में जाना जाए, बहुत ही
काम का फोर्स है ये। देखो सूडो फोर्स काल्पनिक फोर्स है, महसूस होने वाला फोर्स है, फील होने वाला फोर्स है। अब कहोगे कि सर ये कहाँ हो गया, ये कहाँ होता है? अच्छा आप बताओ कि जब कोई किसी कार में आप बैठे हो या बस में बैठे हो, अचानक बस चलती हुई बस अचानक रुक गई, आप आगे की तरफ, कहा जाता है ना इनर्शिया की वजह से, ठीक है इनर्शिया की वजह से होता है, लेकिन वहां भी तो फोर्स का मामला है। कोई आकर बाहर से फोर्स थोड़ा लगाता है, चल रही है गाड़ी, उसमें बैठे हुए हो, चाहे वो कार हो चाहे बस हो, और अचानक ब्रेक लगना शुरू हुआ, अब आगे की तरफ झुक जाओगे, लगेगा कि गिर जाओगे। वैसी हालात में कोई बाहर से अगर तो लगाया नहीं, लगता है कि आप गिर जाओगे, अपीयर होता है, फील होता है, वही तो सूडो फोर्स है। इसका मतलब कि चाहे वो एक्सकलेटिंग सिस्टम हो या रिटार्डेशन वाला हो, जैसे आप, जैसे क्या है कि रिटार्डेशन और एक्सलेशन दोनों में अगर कोई ब्रेक लगाए या गाड़ी को एक्सलेट करे, गाड़ी को अगर एक्सलेट करेगा तो उसमें क्या होगा, आप पीछे की तरफ, लगेगा कि पीछे कोई धक्का दे रहा है, लेकिन लगेगा ना, फील होगा, अनुमान होगा। मतलब जो एक्सलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें बैठोगे तो आपको सूडो फोर्स महसूस होगा। तो देखो जरा इसको, द फोर्स ऑन ए बॉडी ड्यू टू एक्सलेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल मतलब जिसके पास एक्सलेशन हो, इज कॉल्ड फिक्टिटियस या एपरेंट या सूडो फोर्स, तीन नाम इसका दिया गया है। ए फोर्स ऑन ए बॉडी ड्यू टू एक्सलेशन, ड्यू टू एक्सलेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम इज कॉल्ड फिक्टिटियस, एपरेंट और सूडो, ये तीनों एक ही बात है। एंड इज गिवन बाय एस इक्वल टू माइनस एम ए। देखो माइनस क्यों, क्योंकि जिधर मोशन हो रहा है, जिधर एक्सलेशन हो रहा है, जस्ट उसके अपोजिट आपके ऊपर इफेक्ट हो रहा है ना, जो फोर्स आपका सूडो फोर्स जो लग रहा है, तो जस्ट अपोजिट लग रहा है, इसलिए माइनस यहाँ दिया गया है। इसका मतलब जो भी एक्सलेटिंग बॉडी है उसकी डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट सूडो फोर्स लगेगा, ठीक है। वेयर ए इज एक्सेलेरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम एंड मास ऑफ द पार्टिकल और बॉडी। इंपॉर्टेंट नोट क्या है आप पर देखो, रियल में एफ रियल, ये समेशन ऑफ एफ रियल, जितने फोर्सेज जो लगते हैं किसी बॉडी पे, जब इनर्शियल फ्रेम से देखोगे आप, ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम में अगर खड़ा होकर या बैठकर ऑब्जर्वेशन लेता है तो उसमें जो फोर्स होगा वो रियल फोर्स होगा। और उसके बाद से अब ये देखो, ये है जब इनर्शियल फ्रेम से आप देखोगे तब ये इक्वेशन बनेगा। लेकिन एक बात है, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है ना, यह सूडो फोर्स के लिए अप्लीकेबल नहीं होता है। आप कहोगे सर ये क्या हो गई बात? जी हाँ, हाँ अप्लीकेबल होगा, उसके लिए कंडीशन है। जब यहां देखो क्या लिखा हुआ है, ये रियल फोर्स, नेट रियल फोर्स इज इक्वल टू एम ए विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, और एफ रियल प्लस सूडो, अगर सूडो फोर्स अप्लाई कर दो तब न्यूटन का लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई करो, सूडो फोर्स ऐड करने के बाद तब अप्लीकेबल होगा। यहां पर देखो, एफ रियल समेशन ऑफ एफ रियल समेशन ऑफ एफ सूडो इक्वल टू एम ए विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब ऑब्जर्वर बैठकर ऑब्जर्वेशन लेता है तो नेट फोर्स में सूडो फोर्स को भी ऐड करना होगा, तब जाकर के आप न्यूटन का सेकेंड लॉ को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये समझने वाली बात है। अब नेक्स्ट पेज की तरफ हम आते हैं, 11। इसमें क्या है, फ्रिक्शन के बारे में। नेट, एक मिनट, ये हो गया हमारा 11 पेज ना, 12 नहीं है, पेज नंबर 11 में आता है। पेज नंबर 11, 11 पेज, मैन इन ए लिफ्ट। ये देखो बहुत काम का चीज है, जब लिफ्ट मोशन की बात आती है तो उसमें क्या होता है, ये चार केसेस हमने दिए हैं लिफ्ट के। हो सकता है लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रही हो या नीचे आ रही हो। कांस्टेंट स्पीड से ऊपर नीचे या ऊपर जाने का मतलब हो गया कि एक्सेलेरेशन नहीं है, तो ऑब्जर्वर उस लिफ्ट के अंदर है और वो देख के आया कि भी कांस्टेंट है, मतलब ए जीरो है, ए जीरो है मतलब सूडो फोर्स,
यहाँ 0 है, तब एपरेंट वेट उसको रियल वेट के इक्वल ही लगेगा। एपरेंट वेट डब्ल्यू डैश इक्वल टू एम जी, एक्चुअल वेट के इक्वल ही होगा। ठीक है, इस केस में जब स्पीड कांस्टेंट हो ऊपर या नीचे जाने का, अब लिफ्ट को ऊपर की तरफ ले जाओ विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, लिफ्ट को ऊपर की तरफ ले जाओ विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। उस हालत में क्या होगा कि लिफ्ट जब ऊपर की तरफ जाएगा, लिफ्ट जब ऊपर की तरफ लिफ्ट का मोशन होगा, तो जाहिर सी बात है सूडो फोर्स नीचे लगेगा, mg तो ऑलरेडी आपका नीचे लग रहा है, और इस एक्सेलरेटेड सिस्टम के जस्ट अपोजिट आपके पास m इंटू ए सूडो फोर्स अपोजिट लगेगा, मतलब ये एम ए प्लस एम जी नेट फोर्स होगा, वही नेट वेट के इक्वल होगा, एम जी प्लस एम ए, एम को कॉमन ले लो, जी प्लस ए, मतलब ऊपर जाने वाला जो लिफ्ट है जिसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए है, उसका एपरेंट वेट एम जी प्लस ए, ऊपर जाओगे तो आपका वेट भारी भारी सा फील होगा। जस्ट इसके अपोजिट केस में भी हम आएंगे। अच्छा, एक बात देखो, डब्ल्यू डैश एक तो ये वेट है, ये भी एक फोर्स है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब ऊपर पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी प्लस ए हो रहा है, देखो जी प्लस ए एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है, ये एक्सेलरेशन यहाँ पर जी प्लस ए हो रहा है, ये देखो ऊपर जाते समय अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से लिफ्ट जा रहा है तो उसका पूरा उस सिस्टम का जो नेट एक्सेलरेशन होगा जी प्लस ए होगा, और एपरेंट वेट होगा एम जी प्लस ए। फिर नीचे अगर हम आते हैं और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आता है लिफ्ट, और उसमें ए इज लेस देन जी है, अगर ए जी से कम है, उस केस में ये देखो जी से कम है, तो जाहिर सी बात है डब्ल्यू डैश मतलब एपरेंट वेट थोड़ा सा कम होगा, हल्का सा फील होगा, आप लिफ्ट में नीचे आओ तो अपना वेट थोड़ा सा हल्का हल्का फील होगा। इसी में एक और केस आता है, अगर किसी वजह से भ्राम से लिफ्ट नीचे गिर गया, ठीक है, तो ऐसा ना हो, लेकिन अब फिजिक्स है, इसमें हम स्टडी कर रहे हैं, बुरा भी सोचा जाता है फिजिक्स में, नेगेटिव चीजें भी सोची जाती हैं, क्योंकि घटनाएं तो फिजिक्स के लिए पॉजिटिव नेगेटिव सब फिनोमेनन है, सब एक्शन रिएक्शन है, ठीक है। तो जी जब लिफ्ट ऊपर के से नीचे फ्रीली फॉल करेगा तो ए इक्वल टू जी हो जाएगा, उस केस में क्या होगा, ये जीरो, तो एपरेंट वेट जीरो होगा, लगेगा आपका कोई वेट ही नहीं है। यही वेटलेसनेस का सिचुएशन होता है। लिफ्ट अगर फ्रीली फॉल करे तो बॉडी जो लिफ्ट में जो इंसान है उसका अपना वेट जीरो फील होगा, दैट इज वेटलेसनेस। अब लिफ्ट को एक बात देखो, ए इज ग्रेटर देन जी, नीचे तो आ रहा है लेकिन स्मॉल जी से, एक तो अर्थ स्मॉल जी से किसी भी बॉडी को नीचे की तरफ खींचता है, स्मॉल जी एक्सलेशन से, या फ्रीली फॉली बॉडी का एक्सलेशन स्मॉल जी होता है। तो उस हालत में अगर ए ज्यादा हो गया तो क्या होगा, यहाँ देखो ए ज्यादा हो गया तो ये तो निगेटिव टर्म हो गया ना, मतलब ये वेट निगेटिव, वेट निगेटिव का क्या मतलब होता है, वेट तो नीचे की तरफ एक्ट करता है, निगेटिव का मतलब ऊपर की तरफ, इसका मतलब जो पर्सन होगा लिफ्ट के अंदर वो ऊपर उसका फोर्स लगेगा, एकदम टक से जाकर सीलिंग से टकरा जाएगा। तो ये निगेटिव का भी, निगेटिव वेट का भी मतलब है लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट के अंदर निगेटिव वेट का मतलब है कि अगर वेट इसको निगेटिव आता है, इसका मतलब ये देखो, मैन विल स्टे एट द सीलिंग ऑफ द लिफ्ट, ऊपर टकरा जाएगा, जाकर चिपक जाएगा उससे, सीलिंग से। चलो अब नेक्स्ट 12 पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 12, फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं। फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं, फ्रिक्शन क्या होता है इसको भी जरा डिफाइन करते हैं। दो बॉडी आपस में जब रिलेटिव मोशन करते हैं, दोनों कांटेक्ट में होते हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चलते हैं, तो उन दोनों के कांटेक्ट सरफेस के बीच में जो फोर्स लगता है एक दूसरे को अपोज करने का, रिलेटिव मोशन का, वही तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा। उसको हम कैसे कहेंगे, फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ टू surfaces in contact, or the force of a medium acting on a moving object, air on aircraft। ये देखो क्या है, फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ टू surfaces in contact, और भी है, द फोर्स ऑफ ए मीडियम एक्टिंग ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसे एयरक्राफ्ट एयर में मूव करता है, उस पर भी फ्रिक्शन लगता है, तो उस केस में भी है। फ्रिक्शनल फोर्सेस
arises ड्यू टू मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। दो बॉडी जब आपस में कांटेक्ट में होते हैं तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है, वहां से फ्रिक्शनल फोर्सेस अराइज होता है। इन सम केसेस फ्रिक्शन acts as a supporting force and in some cases it acts as opposing force। ये बात सही है। आगे जब आप न्यूमेरिकल करोगे, क्वेश्चन करोगे, तो ये चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन arises on account of strong atomic or molecular forces of attraction between the two surfaces at the point of actual contact। ये देखो कॉज ऑफ फ्रिक्शन, friction arises on account of strong atomic or molecular forces of attraction between the two surfaces। ये चीज जानना जरूरी है, स्ट्रॉन्ग एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फोर्सेस ये रिस्पॉन्सिबल है फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन के लिए। ठीक है, एक बार ध्यान से इसको देख लो, जो भी लिखा हुआ है अच्छा से देखो। ओके, नेक्स्ट पेज हम चलते हैं 13, पेज नंबर 13 की तरफ। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, पेज नंबर 13 की तरफ हम आते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन देखो, जनरली स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ये दो फ्रिक्शन है, दो टाइप के फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन जब कोई बॉडी, एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर है, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो, दोनों एक साथ चले, एक दूसरे से चिपका हुआ हो, स्टैटिक मतलब नो रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन ना हो, उस हालत में स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब कि रिलेटिव मोशन, दोनों बॉडी आपस में कांटेक्ट में है लेकिन रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो उस हालत में काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। और एक बात देखो, थोड़ा हम ग्राफ पर आते हैं, जैसे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब कहोगे सर लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे हो, मेन यही दो फ्रिक्शन होता है, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, एक पर्टिकुलर फोर्स होता है। ये देखो, फ्रिक्शन फोर्स को अगर वाई डायरेक्शन, वाई एक्सिस से, और ये जो हमारा अप्लाइड फोर्स है, ये ब्लॉक है, अप्लाइड फोर्स इधर है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है फ्रिक्शन फोर्स का। अगर एक्स एक्सिस पर अप्लाइड फोर्स को और वाई एक्सिस पर फ्रिक्शन फोर्स को हम रिप्रेजेंट करें, तो क्या होता है, पहले तो एकदम से एक यहां से लेकर, और जैसे जैसे हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसी हिसाब से फ्रिक्शन फोर्स भी हमारा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे फोर्स अप्लाई करो, मान लो फ्रिक्शन फोर्स आपका बढ़ता गया, बढ़ता गया, एक ऐसा टाइम आएगा कि अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो मैक्सिमम हो जाए, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये मैक्सिमम हो जाएगा, और इस पर्टिकुलर फोर्स को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। मतलब उसके बाद बॉडी जस्ट मूव करने वाली होती है, ज्यादा ज्यादा, मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया मैक्सिमम। इसके बाद जैसे ही थोड़ा सा धक्का दोगे, ये फोर्स थोड़ा सा कम हो जाएगी और वो कांस्टेंट होगी। मतलब कि काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है ड्यूरिंग मोशन। और ये वाला देखो, ये वेरी कर रहा है, यहां से यहां तक ये वेरी कर रहा है। फोर्स आपने एक्सटर्नल बढ़ाया, अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स आपने उस हिसाब से एडजस्ट कर लिया, फिर बढ़ाया, फिर ये बढ़ गया, फिर बढ़ाया, फिर मतलब सेल्फ एडजस्टिंग हो गया। ठीक है, यहाँ पर आने पर मैक्सिमम हुआ। इसके बाद ये कहता है कि भाई चलो तुम कौन काइनेटिक फ्रिक्शन से अब एक, इसके बाद हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। लिफ्टिंग फ्रिक्शन के बाद जब मोशन शुरू हो गया, तो मोशन जब शुरू हो जाता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, वह फ्रिक्शन यहाँ देखो ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वेरी होता है, और ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन हुआ जो लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक है, इस ग्राफ से देख करके आप समझ सकते हो। आप देखो ये 45 डिग्री एंगल यहाँ पर है, डायरेक्ट मतलब एकदम एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिमिटिंग फ्रिक्शन तक। ये समझना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं 14 की तरफ, पेज 14। ये देखो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में, ये स्टैटिक फ्रिक्शन, ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है।
इसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी कहेंगे। एक काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। ये म्यूएस है, स्टैटिक, जब रुका हुआ है, मोशन नहीं होता, उस हालत में जो एफ होता है वो मैक्सिमम होता है, और ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ठीक है। और ये काइनेटिक म्यू के इक्वल टू एफ के, ये काइनेटिक फोर्स डिवाइडेड बाई एन। और देखो ये चीज, ये मोशन में है, ये निगेटिव, क्योंकि मोशन चल रहा है, जाहिर सी बात है कि फ्रिक्शन फोर्स मोशन के जस्ट अपोजिट लगता है, इसलिए माइनस यहाँ पर लिखा हुआ है। ये तो मैक्सिमम फोर्स है, जिसको हम लिफ्टिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं, म्यूएस इंटू एन, ठीक है। यहाँ पर कोई बॉडी होती है, इधर की तरफ मोशन अगर हो रहा है तो मान लेते हैं ये एफ के तो इधर लगेगा, अपोज करता है मोशन का। ये इधर मोशन के जस्ट अपोजिट है, इसलिए माइनस, ये नॉर्मल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो दो तरह का होता है फोर्स, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दो तरह का। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू के इक्वल टू एफ के बाई एन, और ये म्यू एस इक्वल टू एफ एस बाई एन हो गया। सिंपल चीज है, समझ में आ गया। अब चलते हैं 15 पेज, 15 पेज पे। 15 पेज पर देखो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात हो रही है। देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट है, एक ब्लॉक है, नॉर्मल रिएक्शन यहां पर है। अब देखो, एक स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर है, इधर मोशन अप्लाइड फोर्स इधर अप्लाई किया जा रहा है, लेकिन बॉडी मोशन में नहीं है, फिर भी फोर्स अप्लाइड है, क्योंकि स्टैटिक पोजीशन है। तो एफ एस इधर लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन एन है। इन दोनों का, एन और एफ एस का, दोनों का रिजल्टेंट फोर्स एफ होगा। दोनों 90 डिग्री पर है, इसलिए अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ एस स्क्वायर हो गया। इस फोर्स दोनों में 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स एफ हुआ। अब जो है, ये जो लैम्डा, टेन लैम्डा, टेन लैम्डा हो गया, इस ट्रायंगल को ले लो, इस ट्रायंगल को। तो टेन लैम्डा इक्वल टू पी बाई बी, ये वाला एफ एस को डिनोट करता है, ये वाला एन को डिनोट करता है, आप देख सकते हो। और इसी को तो हम बोलते हैं, यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू रखा गया है, एन एन कट गया, एन म्यूएस आ गया, मतलब टेन लैम्डा इक्वल टू म्यूएस, स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल हो गया। ओके, एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो गया। वर्टिकल से ये एंगल बनता है, ये जो रिजल्टेंट फोर्स वर्टिकल से जो एंगल बनाता है, यही एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। एंगल ऑफ रिपोर्ट में क्या होगा, इंक्लाइन प्लेन पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है, तो जैसे ही स्लाइड करना होता है, एट द वर्ज ऑफ मोशन के केस में, जैसे नीचे की तरफ उतरना होता है, उस सिचुएशन को हम लेते हैं, यहाँ पर देखो mg नीचे होगा, इसका एक कंपोनेंट mg sin थीटा होगा, एक कंपोनेंट इधर mg cos थीटा होगा। थीटा मतलब कि एंगल ऑफ रिपोज इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल से वह एंगल बनाता है जिस पर वो बॉडी जस्ट मूव ही करने वाला होता है। जैसे हॉरिजॉन्टल कोई 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 इस तरह का कोई प्लेन है थीटा एंगल पर, इस पर कोई ऑब्जेक्ट रख दो, फिर इसको आप थोड़ा सा ऊपर उठाते जाओ, एक ऐसा टाइम आएगा कि हॉरिजॉन्टल से एक ऐसा सर्टेन एंगल होगा जिस पर कि वो बॉडी अपने आप नीचे की तरफ स्लाइड करने की कोशिश करेगा। तो एट द वर्ज ऑफ मोशन डाउन द प्लेन, उस मोमेंट पर जो एंगल होगा हॉरिजॉन्टल से, यह एंगल ऑफ रिपोज होता है, और यह भी tan थीटा आर इक्वल टू म्यू एस के इक्वल होता है। बाद में देखोगे कि लैम्डा और थीटा आर दोनों यहाँ पर इक्वल दिखाई देगा, दोनों को दोनों कंपेयर करो एकदम से, ठीक है। अब हम आते हैं पेज नंबर 16, पेज नंबर 16 पर हम आते हैं, और 16 पर डिपेंडेंट मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, ये क्या होता है। इसमें अगर मेथड ऑफ कांस्टेंट इक्वेशंस, जैसे मान लो कि कई सारी पुली है, कई सारे स्ट्रिंग हैं, कई सारे मास है, पुली सिस्टम, स्ट्रिंग, पुली, मास, स्ट्रिंग्स, सब आपस में मिलाकर के एक सिस्टम बन रहा है। जैसे अभी यहाँ पर दिखाई देगा, थोड़ा सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, 17 वाले, अभी उस पर भी हम आएंगे। ये देखो, पहले मैं दिखा देता हूँ, इस टाइप का सीन है, ये देखो, इस टाइप का जब भी सिचुएशन हो, तो यहाँ पर एक मास 1 है, मास नंबर 2 है, एक यहाँ फिक्स पुली है, यहाँ पर एक पुली ये भी नीचे आ रही है, इस फिक्स पोजीशन से ये x1 डिस्टेंस पर है,
इसमें टेंशन टी है, इसमें भी टेंशन टी है, इसमें भी टेंशन टी है, रस्सी एक ही है, टेंशन सेम है। x1 पोजीशन पे ये मास है, यहाँ से x2 पोजीशन पर दूसरे मास को इसको हम रख सकते हैं। फिर x3 पोजीशन पे इसको ये x2 पोजीशन रखा गया है, फिर इसको कोई पोजीशन दे सकते हैं, इस पुली का कोई पोजीशन दे सकता है। मतलब ये तो फिक्स है। इसका पोजीशन यहाँ से देख लो x1, फिर इसका पोजीशन यहाँ से इस पुली का पोजीशन x2 दिया गया है, फिर इसका पोजीशन भी कुछ ले सकते हो आप। मतलब इसका ये तीनों का पोजीशन यहाँ से कितना डिस्टेंस ले सकते हो, और तब जाकर इस रस्सी का लेंथ देखो कितना होगा। तो रस्सी की लेंथ जो कि कांस्टेंट होती है, उस रस्सी का लेंथ x1 x2 और इसके डिस्टेंस के टर्म में लिखते हैं। तो क्या होता है जरा उसको हम समझते हैं। अभी 17 वाले पेज पर आना जरूरी है, इस वाले को 16 वाले पे। हाँ ये देखो मेथड ऑफ कांस्टेंट इक्वेशंस, इसमें क्या होता है कि समेशन एक्स आई इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब जो भी x1 x2 हमने दिखाया ना, वो x1 प्लस x2 प्लस x3 की समेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। उसका डिफरेंशिएशन करोगे, ये देखो जाहिर सी बात है कि कोई भी समेशन एक्स आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट उसमें देखोगे, और जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। फिर इसका एक बार ये वेलोसिटी हो जाएगी, फिर इसका एक बार डिफरेंशिएशन करोगे एक्सलेशन हो जाएगा, ये भी जीरो होगा। जब ये है समेशन एक्स आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो जाहिर सी बात है इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सलेशन मिलेगा, वो भी जीरो होगा। फॉर एन मूविंग बॉडीज वी हैव x1 x2 x3, जितने मूविंग बॉडीज हैं उतने x1 x2 xn होगा। ठीक है, अभी उस फिगर में दिखाई दिया था। नंबर ऑफ कांस्टेंट इक्वेशन इक्वल टू नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, जितने स्ट्रिंग्स होंगे उतने कांस्टेंट इक्वेशंस होंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं 17 में। यहां पर देखो मेथड 2, दूसरे मेथड में मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क। इसमें क्या होता है, ये टेंशन और कॉरस्पॉन्डिंग एक्स का प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, सबका अलजेब्राइक सम ऑफ द टेंशन एंड कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। अगर ये जीरो है, फिर उसके बाद टी टेंशन डॉट वी, इसका भी अलजेब्राइक सम जीरो होगा। फिर टेंशन डॉट एक्सेलरेशन, उसका भी अलजेब्राइक सम जीरो होगा। इस तरह के जहां सिस्टम हो वहां पर ये भी अप्लीकेबल होगा। तो सेकेंड मेथड का यूज करके भी वर्चुअल वर्क, मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क, क्योंकि वर्क इसलिए कहा जा रहा है कि टेंशन इंटू ये डिस्प्लेसमेंट, ये देखो टेंशन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क होता है, इसलिए इसको वर्चुअल वर्क कहा गया। यहाँ पर तो वर्चुअल वर्क ही होगा। टेंशन खींच रहा है, रस्सी खींच रहा है अपने टेंशन के माध्यम से, टेंशन फोर्स होता है। अब आ जाओ 17 के बाद 18 में। ये देखो नॉर्मल कांस्टेंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर अगर इस तरह का कोई ब्लॉक हो, यहाँ पर ये स्मूथ सरफेस पर इस तरह स्लिप, ये स्मूथ सरफेस पर हो, ये स्मूथ सरफेस पर यहाँ पर है। ठीक है, इस पर जैसे कोई अगर इस तरह की कोई वर्टिकल मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का नीचे की तरफ, तो आप देखो ऊपर की तरफ अगर वर्टिकल मोशन होता है, अगर सपोज कर लो कि यह मान लेते हैं कि x2, इसका मोशन x1 हो जाता है, जैसे ऊपर की तरफ से दबाएगा इसको, फिर पुश करेगा, तो ये जाहिर सी बात है इधर की तरफ मोशन करेगा। तो इधर की तरफ इसका मोशन अगर x है, x1 है, और ऊपर वाले का x2 है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह का बन रहा है। ये ट्रायंगल x1 इधर है, x2 इधर वर्टिकल है, और ये थीटा कांस्टेंट है। उस हालत में tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हुआ x2, और बाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x1, तो x2 इज इक्वल टू x1 tan थीटा। इसी को डिफरेंशिएट करते जाओ तो वेलोसिटी मिल जाएगा v2 इज इक्वल टू v1 tan थीटा। फिर उसी को डिफरेंशिएट करोगे तो a2 इज इक्वल टू a1 tan थीटा। मतलब इस तरह का जहां पर सीन हो वहां पर ये इक्वेशन आपको मिलेंगे। बहुत काम का है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इसकी जरूरत पड़ती है। तो मुझे लगता है कि ये चीजें आपको जरूर समझ में आ गया होगा। ये लास्ट पॉइंट था, और मैं कहूंगा कि आप बार बार इस वीडियो को देखिए, जितना बार देखिएगा उतना ही कंसेप्ट क्लियर होगा। और न्यूमेरिकल को
सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस पेपर करिए। फिजिक्स ध्यानम ऐप है, उसमें जाइए, आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस के लिए डीपीपी मिलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेगा, पीवाई क्वेश्चन भी मिलेगा। ट्राई करिए और अपनी पढ़ाई को काफी बेहतर तरीका से आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर वाइज फॉर्मूला डिस्कशन सीरीज के साथ। तब तक टेक केयर, ऑल द बेस्ट।